तक में हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। मामूली सड़क हादसे पर ऑटो वाले की बेरहमी से पिटाई करने वाला एक आरोपी 4 दिन बाद अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, लेकिन दूसरा अभी भी फरार है। यहाँ मामला मध्य प्रदेश का है, जहां पर मुख्य आरोपी अभिषेक दुबे को यूपी के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्य आरोपी को मीडिया के सामने पेश किया, फिर आरोपी का आधारताल इलाके में जुलूस निकाला गया। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद ही दोनों आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में था। दूसरा आरोपी चंदन सिंह अभी भी पकड़ से बाहर है, तलाश उसकी की जा रही है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से बेरहमी से पिटाई की थी, फिर उसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। जबलपुर का ये पूरा मामला, दो लोग बीच सड़क पर जबरदस्त पिटाई और फिर उसके बाद ये दोनों फरार हो गए। आखिरकार एक पुलिस के हत्थे चढ़ गया, दूसरा अभी भी फरार बताया जा रहा है। ऑटो चालक की पिटाई का ये पूरा मामला। काली शर्ट पहने वो शख्स जो पीछे जा रहा है, उसी की गिरफ्तारी हुई है गाजियाबाद से। दूसरा अभी भी फरार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस ने बाकायदा इस बात को बताया कि किस तरीके से नेपाल भागने की फिराक में आरोपी थे। एक एक्टिवा का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद में उस व्यक्ति की पिटाई हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। उस पिटाई को मद्देनज़र उस पर एफआईआर की गई। जो दो मुख्य आरोपी थे जो वीडियो में भी दिख रहे हैं, अभिषेक उर्फ गुड़ी और चंदन सिंह, दोनों ही घटना के बाद से फरार थे। लगातार हम दूसरे राज्य की पुलिस की टीम से भी संपर्क में रहे। ऐसे में हमें फरीदाबाद पुलिस ने, नोएडा पुलिस ने, गाज़ियाबाद पुलिस ने, मुरादाबाद पुलिस ने लगातार सहयोग दिया। उस सहयोग के आधार पर हमारी टीम यहाँ से रवाना हुई और कल हमने बहुत मुश्किल से जो उसका एक मुख्य आरोपी है अभिषेक उर्फ गुड़ी, उसको पकड़ा और उसे हमने गिरफ्तार किया। रविश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रविश, जानना ही चाहेंगे, एक की गिरफ्तारी हो चुकी है 4 दिन बाद, लेकिन अभी दूसरे की तलाश जारी है। क्या बता रही पुलिस इस मामले में अभी? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं नवजोत, आज तक की खबर का एक बड़ा असर है, क्योंकि आज तक ने ही ये खबर सबसे पहले दिखाई थी, आज से 4 दिन पहले। और ये वीडियो जब वायरल हुआ था और आज तक पे जब ये खबर चली थी तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई थी, क्योंकि आधारताल जो जगह है जहाँ पे ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, मारपीट की गई थी उस ऑटो चालक के साथ, वहाँ के ये आरोपी जो है उसी दिन फरार हो गए थे वीडियो वायरल होने के बाद। और जब इन्हें पता चला कि ये मुद्दा अब बड़ा हो चुका है, पुलिस इनकी तलाश कर रही है, तो ये मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश तक चले गए थे और वहां से नेपाल भागने की फिराक में थे। लेकिन वहां पे पुलिस ने इनके फोन को ट्रेस किया और उसके बाद गाजियाबाद से कल इनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि जो एक और प्रमुख आरोपी था जो लाल रंग की कार चला रहा था, चंदन सिंह, वो अभी भी छापेमारी के दौरान जब पुलिस ने अभिषेक दुबे को पकड़ा, अभिषेक दुबे आपको पता है नवजोत, ये वही शख्स है जो ब्लैक कलर की शर्ट में था और जबरदस्त तरीके से मारपीट कर रहा था। और इसको जब पकड़ा तो इसके साथ चंदन सिंह भी था, लेकिन वो भी कल जब पुलिस ने पकड़ा तो वहीं से फरार हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उसको कैसे इस बात की जानकारी मिली और कैसे वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से फरार होने में कामयाब हो गया। फिलहाल पुलिस जो है उसकी भी अभी तलाश कर रही है। और जिस तरीके से आपने देखा कि आधारताल जो जगह है वहीं पे इस आरोपी का जुलूस निकाला गया, जहां पर इसने उस ऑटो चालक के साथ बेदर्दी से पिटाई की थी। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी लगातार रविश साथ ही साथ हम दिखा रहे हैं। शुक्रिया, नजर बना रखिए। अभिषेक ये वही शख्स है काली शर्ट पहने हुए जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन एक और आरोपी चंदन, जिसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तलाश उसकी भी लगातार जारी है। हमारे सहयोगी रविश पूरी जानकारी दे रहे थे। और अब बात करते हैं बलिया कांड की। तो यूपी में बलिया
गोलीकांड पर सियासी भूचाल आ गया है। बलिया में अफसर और पुलिस के सामने गोली चली, एक शख्स की जान चली गई। हैरानी तो यह है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ा भी, लेकिन अब तक वो फरार है। बड़ा सवाल यहां पर यही है कि आखिर पुलिस के शिकंजे में आने के बाद गोलीबाज धीरेन्द्र सिंह फरार कैसे हो गया, कैसे वो भाग गया? कहीं उसे भगाया तो नहीं गया? क्योंकि स्थानीय लोगों से जब बात की जा रही है तो वो दो चीजें बता रहे। पहली बात प्रेशर, दूसरी बात प्री प्लान। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह उसका नाम है। उसके भाई देवेंद्र को गिरफ्तार किया जा चुका है। दो सवाल जो सबसे ज्यादा गांव के लोग उठा रहे हैं वो ये कि पहली बात प्री प्लान था ये पूरा मामला, और दूसरी बात किसी तरह का दबाव था। बलिया की घटना के बाद लगातार प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गांव में हम मौजूद हैं और गांव में शव आ चुका है और कहीं ना कहीं गांव वालों में रोष है कि कार्रवाई जिस तरीके से कल नहीं हुई और अब प्रशासन का क्या कुछ कहना। हमारे साथ में डीएम साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके से लगातार गांव वाले आवाज़ उठा रहे हैं? हमने देखा वहां पर शव को लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही हैं, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, क्या कुछ आपकी तैयारी है? जी, गिरफ्तारी 7 लोगों की हो चुकी है। 8 नामजद हैं और 25 अज्ञात लोग हैं, और जो और बचे हैं उनके लिए एक एक आदमी पर 3-3 टीम गठित करके और कल रात से ही जहां भी संभावित है वहां दबिश दी जा रही है, तलाशी की जा रही है। जो भी उनके संबंधित हैं उनसे पूछताछ करके जो भी संभावित जगह है वो कराई जा रही है। और ये प्रशासन इसको चुनौती के रूप में ले रहा है कि एक एक जो भी नामजद अभियुक्त है वो सर, लेकिन जो मेन एक्यूज्ड है, जिनकी बात हो रही है, जिनकी फोटो भी है, रिकॉर्डिंग भी है, वो वहाँ पे पुलिस के हाथ लगते हैं लेकिन फिर भी वो फरार माने जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कहा है? उनकी गिरफ्तारी कब होगी? मैंने कहा कि सबकी गिरफ्तारी होगी और मुख्य अभियुक्त तो मेन फोकस है हमारा, और कहीं से भी कोई कोताही नहीं होगी और ये एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग इसको सेट करेंगे। आपको लग रहा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से गलती हुई है? कल जब वहाँ एसडीएम मौजूद थे, वहाँ पे सीओ भी मौजूद थे, एसओ भी मौजूद थे, उसके सामने उनका वहाँ से फरार हो जाना? जो भी शिथिलता हुई है उस शिथिलता के लिए कार्रवाई उनके लिए शासन में रिपोर्ट गई है, उस पर कार्रवाई हो गई है और उस शिथिलता की भी भरपाई हम लोग करके इसका जो भी एक्शन होगा विधिक वो कराएंगे। गांव वालों में इतना रोष क्यों? लगातार वो कह रहे हैं कि दबाव में काम हो रहा है, उनको गिरफ्तारी पहले चाहिए। वहाँ भी लगातार महिलाएं रो रही हैं, कह रहे क्रियाक्रम नहीं करने देंगे। इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं? नहीं, उनकी जो भी आशंका थी सब परिवार वाले उनसे संपर्क में हैं और कहीं भी किसी तरह का कोई प्रभाव और उसका कोई बात नहीं है। पूरी तरीके से सख्त कार्रवाई। कब तक गिरफ्तारी का आप गिरफ्तारी को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जल्दी से जल्दी, घंटों में चाहेंगे, घंटों में चाहेंगे, वैसे 24 घंटे के भीतर। हमें कल जिस तरह की घटना, गांव वालों में एक तरह का रोष भी है, लगातार प्रशासन से मांग की जा रही है। हमारे साथ में एसपी देवेंद्र नाथ जी हैं। सर, क्या कुछ गांव वाले कह रहे हैं? आपने अभी उनसे बात की है, बॉडी अभी आई है, क्या कुछ वो मांग कर रहे हैं आपसे? गिरफ्तारी के लिए उन लोगों ने कहा हुआ है, जिसमें हम लोग कल से ही लगे हुए हैं और कुछ अपराधियों को हम लोगों ने गिरफ्तारी भी कर ली है और उसमें अभी भी टीमें लगी हुई हैं। अति शीघ्र सभी लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सवाल ये आ रहा है कि फोटो में जब वो आइडेंटिफाई हो गए वीडियो में, उसके बावजूद वो फरार वहाँ कैसे हो गए? इसको लेकर के क्यों लगातार सवाल उठ रहे हैं? इसको लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उसके संबंध में जो लोग यहाँ थे उनके विरुद्ध कार्रवाई कर दी गई। सर, अभी उसका क्या स्टेटस है? क्या उनको क्या अभी गिरफ्तारी को लेकर के क्या कुछ अभी तक हो पाया है? वो गिरफ्तारी को लेकर के उनके घर के लोग हैं, ये लोग जान रहे हैं, जितने दिन से हम लोग दे रहे हैं सारे लोग जान रहे हैं और उसमें गिरफ्तारियां हम लोग कर भी रहे हैं। शाम तक इसके बहुत सारे अच्छे परिणाम आ जाएंगे। लेकिन गांव वाले लगातार सर कह रहे हैं कि जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, पक्ष के लोग हैं और दबाव में पुलिस, इस पर आप क्या कहेंगे? किसी के कोई भी दबाव नहीं दिया हुआ है, न किसी का कोई दबाव है। और इस पूरे मामले में जो विधायक है सुरेंद्र सिंह, वो ये मान रहे हैं कि गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता है। क्या कहना है उनका, सुनिए जरा। धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हमारे चुनाव में, लोकसभा के भी चुनाव में एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में हमारा भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किए हैं। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा सहयोगी नहीं, बिल्कुल ही इसको मैं बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता। हकीकत है कि हम बीजेपी का वो सहयोगी था, लेकिन चूंकि गलत गोलीकांड जो है दुर्भाग्यपूर्ण है,
इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते। रही बात यह कि भाजपा के सहयोग में रहता था, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा जिस समय बीजेपी का सहयोग परिवार ने किया। धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। लेकिन जिस तरह से प्रशासन अपनी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है उससे मैं जरूर ये अपना आग्रह करूँगा कि दूसरे पक्ष के भी पीड़ित लोगों की पीड़ा को लोग समझें और उनकी पीड़ा को भी देख करके जो न्याय हो सके उनको भी देने का कष्ट करें। यदि वो आत्मरक्षा में कोई गोली चलाया है, अपराध हो सकता है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए ही लाइसेंस निर्गत होता है। धीरेन्द्र सिंह डब्लू ने यदि आत्मरक्षा में गोली चलाया है तो गलत काम जरूर है, लेकिन उनके सामने मरने और मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। यूपी से ही अगली खबर है। हाथरस कांड की गूंज थमी भी नहीं और बाराबंकी में दरिंदगी और हत्या का एक और सन कर देने वाला मामला सामने आ गया। बाराबंकी में भी पुलिस का रोल हैरान करने वाला है। पुलिस वालों ने आनन फानन में लड़की का अंतिम संस्कार करवा दिया। बुधवार की रात लड़की का शव खेत में मिला, तब पुलिस वालों ने मामले को दबाने की कोशिश की। सिर्फ 302 का मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर में पुलिस ने धारा 376 को भी शामिल किया। बाराबंकी में एक बार फिर दलित नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। उस लड़की के साथ रेप हुआ है। बाकायदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले ही उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आराधना मिश्रा हैं, कांग्रेस की सीनियर नेता। आराधना जी, आपने भी देखा कि बाराबंकी में क्या हुआ, इसके पहले भी कई घटनाएं, रिएक्शन। देखिए, उत्तर प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर सबसे ज़्यादा कोई शोषित है तो बेटियां हैं। लगातार हाथरस की घटना को देख लीजिए आप, बहराइच की घटना आजमगढ़, और ये जो दर्दनाक घटना बाराबंकी में हुई है जहाँ पे एक दलित बेटी के साथ हैवानियत की परिकाष्ठा पार कर दी गई। जिस तरह से उसकी बॉडी मिली, जहाँ पे उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके हाथ बंधे हुए थे और अभी भी पुलिस के हाथ कोई ऐसा अभियोग। और इसी को लेकर पीड़ित परिवार क्या कह रहा है, जरा वो भी सुनते हैं। साहब जो ने हाथ गोड़ बांध के हाथ यहाँ तक जो है कपड़ा उतरे थे। जब देखने गई 4 बजे काटे गई, हम 7 बजे साहब ढूंढे गए। वहाँ जब देखें तो वहाँ से आज दौड़ते चिल्लाने। यहाँ से जो है जनता गई, प्रधान बुलवाए तो फ़ोन किए थाने। पुलिस आई, पुलिस हमारी मदद की रात भर। क्या लग रहा है आपको, दुष्कर्म हुआ है? अरे हाँ, जो साहब कपड़ा उतरे हैं तो क्या बतावा जाए। सर बेइज्जती जरूर हुई। जो कपड़ा फटे हुए, तन पर कपड़ा नहीं हुए तो फिर बेइज्जती जरूर हुई थी। बेइज्जती मतलब दुष्कर्म हुआ? हाँ सर। अच्छा, कैसे खेत में गई, कैसे क्या हुआ घटना, कुछ मालूम है आपको? सर हम तो घर ही में रहे, 2 बच्चे रखे रहे, तो हम कैसे साथ में होते तो हम कुछ जानते सर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक। और अब खबर बिहार के चुनावी रण की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एंट्री होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 12 दिन में 12 रैलियों को संबोधित करेंगे। सभी रैलियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ में रहेंगे। प्रधानमंत्री की पहली रैली 23 अक्टूबर को सासाराम में होनी है। प्रधानमंत्री मोदी हर रोज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में प्रधानमंत्री की रैलियां होंगी, जबकि 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में जनसभा को संबोधित करेंगे। 1 नवंबर को छपरा, मोतिहारी और समस्तीपुर में रैलियां होंगी, जबकि 3 नवंबर को सहरसा, अररिया और बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये तमाम वो जगह है, सासाराम, गया, जहां पर रैली होनी है। इसके अलावा 28 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में, पटना में, दरभंगा में रैली होनी है प्रधानमंत्री मोदी की। और खबर यह भी है कि हर रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ ही साथ उनके मौजूद रहेंगे। 1 नवंबर को जो रैली होनी है उसकी
उसके कौन कौन से वेन्यूज है वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उसके मद्देनजर इस प्रकार का प्लानिंग हम लोगों ने किया है कि प्रधानमंत्री जी की कोई भी सभा, इससे पहले जो रिकॉर्ड तोड़ने वाली सारी सभाएं इस बिहार में हुई है उससे कम संख्या, ये किसी भी सभा में नहीं होगी, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, अलग अलग जगह पर होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। मेरा विश्वास है कि बहुत बड़े पैमाने पर इन सभाओं को सफलता भी मिलेगी। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मिशन बिहार में जुट गए हैं। हमारे विरोधियों ने कहा था यह संभव नहीं होगा, 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज कैसे देंगे। आज मैं आपको बताने आया हूं कि मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज ही नहीं दिया है, इसके ऊपर 40,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा पैकेज दिया है, एक्स्ट्रा काम करके दिया है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे किसान भाइयों को 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है। क्या फायदा होगा? तुम अपने गांव में कोल्ड स्टोरेज बनाओ, तुम अपने गांव में अनाज को रखने के लिए स्टोरेज बनाओ, तुम अपने गांव की मंडी तक की सड़क ठीक करो, आप अपने वैल्यू का एडिशन करो। 18,000 गांव में बिजली नहीं थी भाई, 18,000 गांव में। बिहार में भी लगभग 1,500 गांव ऐसे थे जो बिजली के बगैर थे। क्या जीवन होगा उनका? सूर्यास्त हुआ नहीं, लालटेन जलाओ, ढिबरी जलाओ। सूर्यास्त हुआ नहीं, पढ़ने की व्यवस्था, टेलीविजन तो दूर की बात है। मित्रों, किसी के घर में बिजली आती है ना, तो सिर्फ बिजली नहीं आती है, विकास की शुरुआत होती है। इसको हमको समझना चाहिए। आज मोदी जी ने 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई है और 22 करोड़ लोगों के घर में मुफ्त बिजली पहुंचाई है, तार के साथ, मीटर के साथ, घर में बल्ब लगा करके पहुंचाई है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इस बीच अभिनेता से नेता बने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बेटे लव सिन्हा को सियासी पिच में उतार दिया है। आज लव सिन्हा ने पटना के बागीपुर सीट से नामांकन दाखिल किया है। लव सिन्हा कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमा रहे। बागीपुर सीट पर लव सिन्हा का मुकाबला प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया और बीजेपी के 3 बार के विधायक नितिन नवीन से होगा। राजनीति में आप एंट्री ले रहे हैं, कैसे सोचा? देखिए, मैं कहूँगा कि पार्टी ने भी सोचा, पार्टी ने देखा कि जैसे सिर्फ क्योंकि मैं कांग्रेस, पिताजी कांग्रेस से जुड़ गए थे और कांग्रेस देख रही होगी पहले से, 2009 से मैं हर चुनाव में यहाँ पे आता हूँ। वो अलग बात है कि हम लोग पटना उसके अलावा भी आते हैं, तो उन्होंने देखा होगी मेहनती है। कारण क्या था मेरा कि मैं अपने पिताजी के लिए प्रचार कर रहा था। मेरे लिए तो कुछ मतलब उसके अलावा तो था नहीं, मतलब मेहनत की मैंने तो स्वार्थ के बिना की। तो हो सकता है उनको वही लगा होगा कि देखिए अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो आगे जाके क्या करेगा अगर हम इसको ही खड़ा कर दें। अचानक फिल्म में आपने फिल्में भी की हुई हैं, अचानक से राजनीति में, ये कैसा ट्रांजिशन है? अचानक तो नहीं कहूँगा, सिर्फ पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। अचानक होता तो पहले भी दिखता नहीं मैं कभी। वो है कि हाँ, इस बार मैं उम्मीदवार हूँ, मैं प्रत्याशी हूँ, वही फ़र्क है। कितना आश्वस्त है कि इस बार आप बांकीपुर से लड़ रहे हैं चुनाव, कि इस बार आप जीत सकते हैं? आप पहली बार लड़ रहे हैं वैसे तो। देखिए, वो मैं कहूँगा अंत में जनता तय करेगी। मैं उनके लिए काम करने आया हूँ और वही मेरे मन में अभी चल रहा है कि मैं जीतूंगा तो उनके लिए कितना काम कर सकता हूँ, बस। और बेटे के सियासी सफर के आगाज के मौके पर पूनम सिन्हा खुद वहां उनके साथ मौजूद थी। आप बताइए, बेटे आपका, आपने तो पति ने आपके बहुत राजनीति की है, अब बेटे भी घुस रहे हैं राजनीति में। बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो होना भी चाहिए। अगर लगे कि देश में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, जिस जगह पे हम हैं, जहां हमारा घर है, वहां पर ठीक नहीं हो रहा है, तो ज़रूरी है कि लोगों को आगे निकलना चाहिए और यंगस्टर्स को तो ज़रूर निकलना चाहिए। बेटे की जीत को लेकर आश्वस्त है? बिल्कुल हूँ, बिल्कुल हूँ। लेकिन देखिए, हार जीत तो सबके हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में होती है ना। तो फिर इसको हम सामने नहीं रखेंगे, लेकिन सही आदमी आ जाए, सही लोग आए। हमारे देश में सबसे बड़ी प्राथमिक प्रॉब्लम यही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।